मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल एमए फाइनल के आपके बच्चों को आज जो हमने पूर्व में क्लास ली थी संविधान सभा के बारे में, उसमें पढ़ा था, उससे आगे संविधान के जो दर्शन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। यानी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने, उसके पीछे उसके दार्शनिक आधार क्या थे, या उसके पीछे क्या दर्शन रहा, क्या सोच रही, कौन से विचार पद्धति रही, जिसके आधार पर संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण को आगे बढ़ाया, या जिनके आधार पर भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो पहले तो मैं बता देती हूँ बच्चों कि संविधान सभा ने जो मसौदा तैयार किया था, उसमें जो मुख्य रूप से सर्वप्रथम काम किए गए थे संविधान सभा द्वारा, वो इस प्रकार थे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश उपनिवेश वाले राष्ट्र थे, उन सभी राष्ट्रों का एक संगठन या समूह है बच्चों। उसमें संविधान सभा द्वारा, चूँकि भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश रहा, तो उसमें भारत की संविधान सभा ने भारत को जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता मिली थी उसका अनुमोदन किया, यानी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया या बना रहेगा। और अगला जो था वो था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार करने का काम किया गया संविधान सभा द्वारा। वो था 22 जुलाई 1947 को। साथ ही 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको भी अपनाया गया, और जो राष्ट्रीय गायन है उसको भी इसी दिन अपनाया गया। और जो एक और अहम काम किया गया संविधान सभा द्वारा, वो था 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। अब बात करते हैं अपने संविधान निर्माण के पीछे जो दर्शन था, जो दार्शनिक आधार थे बच्चों, उनके बारे में। कि कोई भी संविधान होता है, किसी भी देश के संविधान का निर्माण जब भी किया जाए या किया जाता है, तो प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। दर्शन से अभिप्राय आप कह सकते हो कि उन आदर्शों, उन मूल्यों से हैं जिससे कि कोई भी संविधान या हमारा संविधान अभिप्रेरित हुआ है, या जिनके आधार पर उस संविधान का, उन नीतियों का निर्माण होने जा रहा है जिन पर कि भारत की शासन प्रणाली आधारित होने वाली थी। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 15 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे बच्चों, उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत ये उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के दार्शनिक आधार माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं या बने। इनके आधार पर ही संवैधानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाना था, या भारतीय संविधान या संविधान की विचारधारा का निर्माण किया जाना था। भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा है, जो इसकी मूल भावना है, वो न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व की भावना से सींची जानी थी, या इन सबको उसमें रखा जाना था। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी हमारे संविधान के प्रमुख संवैधानिक दार्शनिक आधार बने। जवाहरलाल नेहरू ने जिन उद्देश्यों को, आदर्शों को अपने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया बच्चों, वो इस प्रकार थे, जिनको कि हम भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार भी कह रहे हैं। वो इस प्रकार से थे कि संविधान सभा दृढ़तापूर्वक, सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करती है।
और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की संरचना करने का वचन देती है। दूसरा जो था उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी द्वारा जो दर्शन प्रस्तुत किया गया वह यह था बच्चों कि इसमें जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है वह स्वतंत्र और संप्रभु भारत के संवैधानिक अंग बनना चाहते हैं। जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और भारतीय राज्यों के क्षेत्र सभी हैं वह सभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के संवैधानिक भाग बनना चाहते हैं और इसके लिए सबको एकीकृत किया जाएगा। साथ ही ये सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं अथवा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ भारत के स्वायत्त अंग माने जाएंगे और संघ के लिए नियोजित और अंतर्निहित शक्तियों के अतिरिक्त वह सरकार और प्रशासन के लिए सभी अविशिष्ट शक्तियों का भी प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त जो उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान का दर्शन हम देखते हैं वह यह है या दार्शनिक आधार हम देखते हैं जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किए थे उद्देश्य प्रस्ताव में, उसमें कि स्वतंत्र भारत की जो संपूर्ण शक्ति और सत्ता है वह पूरी तरह से भारतीय जनता से ही उत्पन्न होगी। यानी स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शक्ति, शासन शक्ति और सत्ता का अंतिम स्रोत भारतीय जनता मानी जाएगी या रहेगी। इसके अलावा भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको पदोन्नति के समान अवसर, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म की आस्था, उपासना, व्यवसाय, साहचर्य और कार्यकारिता के अवसर भी समान रूप से सबको प्रदान किए जाएंगे। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासियों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्ग को भी भारतीय संविधान में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बात को स्वीकारा गया। अगला जो दार्शनिक आधार हम मान सकते हैं बच्चों वो यह है कि जो भी भारत के गणराज्य के क्षेत्रों और धरती, समुद्रों और वायु पर उसके अधिकार को सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा या किया जाएगा। यानी भारत के सभी क्षेत्र, भारतीय सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित की जाएगी। उनकी सीमाओं से किसी भी देश को छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होएगी। इसके पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। अगला जो हम उद्देश्य प्रस्ताव में एक दर्शन पाते हैं वो इस प्रकार से है बच्चों कि भारत के गणराज्यों, भारत का जो एक प्राचीन देश है जिसको कि हम प्राचीनतम एक संस्कृति और सभ्यता वाला देश भी मानते हैं, वहाँ पर विश्व में न्याय संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त जिसको हुआ है वह विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए पूरी तरह से हर संभव अपना सहयोग देगा। कुल मिलाकर भारतीय संविधान सभा के जो दार्शनिक आधार हैं या भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो दर्शन की बात हम करें तो बच्चों भारतीय जनता हेतु ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। पूरी तरह से भारतीय नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में न्याय और समानता को प्रमुख आधार माना गया है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बात करें तो विश्व में शांति, मानवता, भाईचारे आदि के बढ़ावे हेतु या सहयोग हेतु सदैव सहायता के लिए तत्पर रहने को भारत ने अहम माना या प्रमुख माना और यही भारतीय संविधान सभा के या भारतीय संविधान निर्माण के हम दार्शनिक आधार मान सकते हैं। भारत की प्रस्तावना में इन सभी आदर्शों और मूल्यों को समाहित किया गया है
और जो नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे बच्चों, जिसको कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से माना था, उन्हीं पर हमारे संविधान का निर्माण किया जाना था और उन्हीं पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया भी। अब जो हमारी प्रस्तावना है उसमें हमारे जो मूल दर्शन है भारतीय संविधान का, उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। वो हमारे भारतीय संविधान के दर्शन को भारतीय संविधान सभा पूरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती हैं। और एक बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी बच्चों, वो यह है कि हमारे यह संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत के आदर्शों, मूल्यों, दर्शन को प्रतिबिंबित अवश्य कर रही है, परंतु यह कानून की दृष्टि से संविधान का अंग नहीं है। कानून की दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं मानी गई है, परंतु फिर भी यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का मार्गदर्शन करने वाला एक अहम जरिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से भारतीय संविधान के जो दार्शनिक आधार हैं वो रहे हैं, जिसको कि हम इसकी प्रस्तावना में पूरी तरह से देख सकते हैं। अब अपनी अगली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।